तो बिल्कुल सवाल कई है। लाल बारादरी मस्जिद पर रेनोवेशन के नाम पर ताला लगा दिया गया और उसके बाद मुस्लिम जो छात्र थे वहां पर प्रदर्शन करने लगे, उन्होंने नमाज पढ़ी और कुछ तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई थी कि जब मुस्लिम छात्र वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो ह्यूमन चेन बनाकर हिंदू छात्र उनका समर्थन करते, उनकी सुरक्षा करते नजर आए थे। लेकिन इसके बाद 24 फरवरी यानी कि आज जो बवाल उठा, यहां पर हिंदूवादी जो छात्र थे वो पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश करने लगे। अब सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि भाई उन छात्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये तो पढ़ाई लिखाई का एक संस्थान है, इसमें ये कोई धार्मिक संस्थान तो है नहीं जो इसमें नमाज अदा की जा रही है। तो फिर नमाज अदा करने पर यूनिवर्सिटी में उन छात्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और अगर नहीं हुई है तो फिर उनको हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। कई और अहम सवाल भी हैं। लाल बारादरी मस्जिद पर ताला लगाने से सील करने, रेनोवेशन के नाम पर इस कार्रवाई को लेकर, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे। सीधा सवाल आज पूछेंगे अपनी इस डिबेट में। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका एक बार करा दूं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ गए हैं। संदीप चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवाजी सरकार, वरिष्ठ पत्रकार, अब से कुछ ही देर बाद मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और रुद्र प्रताप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं का रुख करूं उससे पहले मैं रुद्र प्रताप सिंह जी और संदीप चौधरी जी एक एक करके आपके पास आना चाहूंगा। यह लखनऊ यूनिवर्सिटी का विवाद जो है, क्या ये इसलिए है, सीधा सवाल जो आज प्रोग्राम का नाम भी रखा कि भाई 2027 में यूपी चुनाव है, इसलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल है, तनाव है। संदीप चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद रुद्र प्रताप जी। देखिए त्यागी जी, बिल्कुल जब जब हमारे देश में चुनावी माहौल बनता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का माहौल बिगड़ने लगता है। जो आज आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले में दिल्ली में जो डीयू है उसकी बात चल रही थी, जेएनयू में झगड़ों की बात चल रही थी। उससे पहले आपने देखा होगा साउथ में हम टीपू सुल्तान के ऊपर डिबेट कर रहे थे। तो ये चीजें चारों तरफ से देखने को लगातार मिल रही है। अब बात लखनऊ की आ गई है। देखिए वहां पर एक मस्जिद है, प्रशासन ने उसको बंद किया है क्योंकि वो शांति से बंद हो गई है, वहां पर दंगे नहीं हुए हैं। तो अब जी, उसको अलग रंग देने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको बंगाल भी लेकर के जाऊं तो हुमायूं कबीर का नाम आएगा, मस्जिद का मामला वहां पर भी है, बाबरी लेकिन मस्जिद का आपको नहीं मामला है। लगता तो संदीप जी, चारों तरफ से आपको ये नहीं कहीं ना लगता कहीं कि जो जब आज की प्रशासन ने तारीख में, रेनोवेशन के नाम पर, चूंकि वहां पर एक बोर्ड भी लगा है मस्जिद पर कि भाई ये जर्जर भवन है और इसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो फिर क्या नमाज के नाम पर, चूंकि रमजान का माहौल है, क्या नमाज के नाम पर पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई? देखिए त्यागी जी, जिस तरीके से प्रशासन ने मस्जिद को बंद किया, कोई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक पार्टी से जुड़ा हुआ जो विंग होता है, राजनीतिक लोग ही राजनीति करते हैं। वहां पर भी जो छात्र हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एबीवीपी के लोगों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और जय श्री राम के नारे लगाए। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश पूरे देश में हो रही है। अब देखना ही है 2013 वाला जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, वो देश में किस कोने से शुरू होता है और कब हमारे देश की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगी और फिर वोटिंग होगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ। आपका पहला रिएक्शन, उसके बाद राकेश प्रजापति आपका रुख करूंगा। देखिए भविष्य जी, ये जो आपने सवाल पूछा कि भाई चुनाव है तो इसलिए उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। घटनाएं ऐसी बहुत सारी होती रहती हैं, लेकिन अब चुनावी साल है तो हर छोटी छोटी घटनाओं को देखा जाएगा, और खास करके अगर एंगल हिंदू मुस्लिम का होगा तो उसको और विशेष तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि अगर एक पूरी घटना को आप देखें तो अगर प्रशासन अगर उसको लगता है कि वो बिल्डिंग जर्जर है और चूंकि वो प्रशासनिक बिल्डिंग है उसके जी, अंदर ही आती है, तो उसके रिनोवेशन के काम की जिम्मेदारी उसकी है। हाँ, ये चीज आप कह सकते हैं कि उसमें प्रशासन थोड़ी सी सतर्कता और बरत सकता था कि इसको पूर्व सूचना दे करके लोगों को बता करके ये चीज कर सकता था। लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिसके लिए आप इशू बना सकते हैं। क्योंकि देखिए वो एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब नमाज पढ़ने की है कि बहुत लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है। छात्र हैं, छात्र कैंपस के ही जो लोग होते होंगे उसमें नमाज पढ़ते होंगे। लेकिन जब उसको मुद्दा कैसे बनाया जाता है, पहले तो वहां पर नमाज पढ़ने की बात करी जाती है, उसका विरोध प्रदर्शन होता है। साथ में जब उसके बाद अगले दिन उस पे हम आ जाते हैं कि वहां सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि राजनीति को
और छात्रों को अलग रखना चाहिए। लेकिन जब से छात्र राजनीति में अलग अलग दल आ गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भविष्य जी, एक समय हुआ करता था कि छात्र राजनीति का अलग दौर होता था, छात्र जी अलग तरह की राजनीति करते हैं। आजकल छात्र राजनीति नहीं होती है, आजकल पार्टी की राजनीति होती है। हर पार्टियों के अपने राजनीतिक विंग हैं, वो छात्र राजनीति में होते हैं। और दूसरी चीज होती है, नहीं, पार्टियों को ये इस बातें पूरे सूट मामले में करती रुद्र हैं। प्रताप जी आप जैसा कह रहे हैं कि भाई देखिए अब तो छात्र राजनीति में भी जो दलगत राजनीति है वो एंट्री मार चुकी है। तो ऐसे में अब ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बवाल है, ये जो नमाज बनाम हनुमान चालीसा का विवाद बन गया है, क्या दोनों तरफ से यहां पर पॉलिटिक्स की जा रही है कि भाई नमाज को लेकर, चूंकि रमजान का महीना है तो एक वर्ग विशेष के वोट का ध्रुवीकरण हो पाए, उस तरीके से एक जो सीधे कहें तो मुस्लिम ध्रुवीकरण जिस पार्टी को फेवर करता है उस तरह की पार्टीज का इसमें दखल है। दूसरी तरफ जब हनुमान चालीसा, जैसा कि संदीप चौधरी जी कह रहे हैं कि भाई वो तो एबीवीपी के कार्यकर्ता वहां पर थे, तो क्या दोनों तरफ से पॉलिटिकल हस्तक्षेप इस मामले में दिखाई दे रहा है? देखिए भविष्य जी, पूरी तरह से मैंने क्या कहा कि जो राजनीतिक विंग हैं हर अलग अलग दलों के, और कैंपस में यही तो काम कर रही हैं, वो अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार कर रही हैं। अगर कोई भी चीज अगर उस कैंपस को लेकर के बात होती तब तो माना जाता था कि छात्रों के बीच आपसी टकराव है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी वहीं से शुरू करती है। क्योंकि क्या होता है, ये बड़ा आसान चीज होता है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं वहाँ छात्र होते हैं, यूथ होते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा एग्रेशन होता है, वो चीजों को जल्दी दिखाई देने लगता है। तो ये राजनीतिक दलों को बड़े आसानी से सूट करता है। चूंकि चुनावी साल है तो मुद्दा कैसे गर्म किया जा सकता है। पूरे अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो अगर हम देखेंगे कानूनी दृष्टि से तो बड़ा अच्छे तरीके से काम चल रहा है, कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कहीं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं है। छोटे छोटे जगहों पर ये चीज करने की कोशिश करी गई है, लेकिन प्रशासन उसको बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से देख रहा है। तब धार्मिक ध्रुवीकरण अगर नहीं होता है तो बहुत सारे राजनीतिक दलों के पीठ में दर्द है, तो उसको जी धार्मिक एंगल कैसे दिया जाए। और खास करके आक्रामकता तभी दिखती है कि जहां यूथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि अगर यूथ नहीं इन्वॉल्व होगा तो आक्रामकता नहीं दिखेगी। तो उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई है, और ये पूरी तरह से राजनीतिक है। क्योंकि देखिए, छात्र जीवन में जो भी छात्र वहां पढ़ने आते हैं ना, उनको नमाज पढ़ने से मतलब है, नहीं जी यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से मतलब है। आप वहां आते हैं अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, वहां राजनीतिक इस तरह के अपने एजेंडा चलाने के लिए नहीं। तो ये कुछ लोग हैं जिनको वहां पर उस तरीके से प्रेरित किया जाता है कि उस तरह से आप माहौल बनाइए, टकराव की स्थिति उत्पन्न करिए, जिससे एक नैरेटिव सेट हो आने वाले चुनाव के लिए। तो ऐसे आपने देखा होगा कई जगहों पे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि प्रशासन उसको किस तरीके से लेता है, किस जी तरीके से उनके साथ डील करता है, और वो मामला कहां तक ले जाता है। लेकिन ये पूरा मामला राजनीतिक है। कुछ ठीक लोग है। ऐसे हैं जो अपने चेहरे चमकाने के लिए काम करते हैं, बहुत आसानी से उनको लगता है कि ये नैरेटिव बहुत जल्दी सूट कर जाएगा, हिंदू मुस्लिम करने से ये हमारे लिए फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये चुनाव होने की वजह से इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और इसको एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है कि कौन सी चीज कितनी जगह तरीके से इफेक्टिव तरीके से काम कर सकती है। तो यही पूरे इस बिल्कुल ठीक है सर, मैं मामले को लौटूंगा लेकर क्योंकि के। कई जगहों पर जैसा आप कह रहे हैं इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से इस पर एक्शन लेता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रशासन के एक्शन पर यहां पर भी कुछ सवाल हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। शिवाजी सरकार भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आप पर आने से पहले मैं समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा हूं। राकेश प्रजापति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई अखिलेश यादव साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी पूरा मामला तो लिखा नहीं, लेकिन बांटने की राजनीति का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा दिया। लेकिन आपको नहीं लगता है क्या कि इस मामले को बेवजह उस नमाज पढ़ करके लखनऊ विश्वविद्यालय में, जबकि मस्जिद पर रेनोवेशन के नाम पर प्रशासन ये कह रहा है कि भाई अगर इसमें कोई गतिविधि होती है तो कोई हादसा हो सकता है, रेनोवेशन चलेगा, तो फिर आखिर यह बवाल करने की जरूरत क्या थी? त्यागी जी, एक राहत इंदौरी का फेमस शेर है जी सुना है सरहद पर तनाव है, पता करो कहीं चुनाव है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी केवल सरहद पर तनाव नहीं करती है। सरहद पर तो तनाव किया था, उरी किया, पहलगाम किया, पुलवामा किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी ने स्थिति ला करके प्रदेश में पैदा कर दी है
कि जगह 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 तनाव हो पहलगाम जाता और पुलवामा का आप अभी जिक्र कर रहे हैं, वो 25 किसने किया? थोड़ा सा एक बार दिसंबर था, इसको थोड़ा क्रिसमस स्पष्ट कर डे दीजिए था, सर। आपने आपने दो देखा घटना, था। दो आतंकी जिस तरह की घटनाएं हुई, उनको अगर आप कोट कर रहे हैं तो किसने किया नहीं, उसको भी अब थोड़ा स्पष्ट करिए ना। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी मुद्दा है आज, हंगामा बवाल वहां पर हो रहा है, नमाज बनाम हनुमान चालीसा वहां पर हो गया है। आ, 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 जी त्यागी इसलिए कर रहा हूं ना कि आज तक पहलगाम में 350 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे आया ये पता नहीं चला। 44 लोग शहीद हो गए, आज तक पता नहीं चला। आप बताएं, कोई भी बताते हैं। यहाँ पे बहुत से वरिष्ठ हमारे पत्रकार और राजनीतिक साथी भी बैठे हुए हैं, आप भी अनुभवी हैं। आप बता दें, आज तक पता चला वो गाड़ी कैसे वहां तक पहुंची, कैसे कैसे वहां तक पहुंची, ये किसी को पता चला? कोई नहीं पता चला। अब पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में वो आतंकवादी, 4-5 आतंकवादी 8-9 दिन तक लगातार भारत में रहते रहे, और आज तक उस कैसे पता किसने उन्हें संरक्षण दिया, कहां संरक्षण दिया, पता चला? नहीं पता चला ना। आखिर इनकी इनकी पूरी तरीके से तहकीकात होनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी? इनका पूरा पूरा नहीं विषय, चिट्ठा पत्ता खुलना चाहिए ना, चाहिए था नहीं चाहिए था? नहीं बताइए, कोई कोई भी किसी तरीके से बिपिन बिपिन रावत जी, इसीलिए मैंने कहा बिपिन रावत जी का क्या हुआ सबको पता है कि आज तक उनका कुछ पता नहीं चला, क्यों क्यों किस तरीके से क्रैश हुआ, क्या हुआ। दूसरा, मैं यहीं पर आता हूं, अगर देखिए पहले ये पहली बार नहीं हुआ कि वहां पर नमाज पढ़ी गई। नमाज पहले से ही पढ़ी जा रही है, सैकड़ों सालों से पढ़ी जा रही है, सैकड़ों साल हो गए वहां पर। और अब तो देखिए, पहले देश में अभी एक कोटद्वार में एक मोहम्मद दीपक थे, अब हमारे पास मोहम्मद मनोज मोहम्मद पैदा हो गए। इसलिए पैदा हो गए, बात ये नहीं है, बात इस बात की कि इस देश में सभी का हक अधिकार है बराबर का। संविधान मैं समझ नहीं पा रहा हूं राकेश प्रजापति जी, आपको आपका टेक क्या है, आपका तर्क क्या है? आप तर्क नहीं समझा पा रहे हैं मुझे। नहीं, देखिए देखिए राकेश प्रजापति जी, मेरा सीधा सवाल था, बुनियादी सा सवाल था। प्रशासन जब ये कह रहा है कि ये जर्जर भवन हो चुका है और इसको रेनोवेशन की जरूरत है, ऐसे में यह बात कह करके उस पर ताला लगाया गया कि भाई जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं, अगर नमाज, आप कह रहे हैं मैं मानता हूं कि 200 साल से वहां नमाज अदा हो रही है, लेकिन अगर अब उस यूनिवर्सिटी में जो मौजूद बारादरी मस्जिद है, अगर उसमें कोई हादसा हो जाए तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो लेंगे जो तर्क दे रहे हैं कि 200 साल से अगर यह नमाज पढ़ी जा रही है तो इस जर्जर भवन में आगे भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए और हादसा होने का इंतजार किया जाए? बिल्कुल 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 मैं आपकी बात को कह रहा हूँ त्यागी जी। उसके जगह पर कोई प्लेस डिसाइड कर देते, जिससे कि वहां पर देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बच्चा हॉस्टल में भी रह रहा है, कैंपस में भी रह रहा है, वो आउटसाइडर के लिए तो थी नहीं। जो बच्चे वहां पर उस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन लोगों के लिए था। और अब देखिए, इस समय पर जो है रमजान का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, ये इतने दिनों तक तो पढ़ी जाती है, तो उसके लिए कोई दूसरी जगह चिन्हित कर देता। कैंपस की जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उस एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए था कि कोई प्लेस बता देते, बोले ठीक है यहाँ नहीं पढ़ेंगे भाई, इस जगह पर कर लेंगे, 100 मीटर इधर कर लेंगे, 50 मीटर इधर कर लेंगे। 50 मीटर पर फर्क पर हर कोई तैयार हो जाता, लेकिन भावनाएं अच्छी नहीं है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, इनकी भावनाएं अच्छी नहीं है। आखिर इस तरीके के नोटिस अगर दिया गया तो पहले से ही बता देते ना, रमजान शुरू हुए उससे 2 महीने पहले ही कर देते, इस चीज को डिक्लेयर कर देते, ये समस्या शायद मेरे ख्याल से नहीं होती। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं राकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिवाजी सरकार, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। क्या ये जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश की गई? और जैसा राकेश जी लौट रहा हूं मैं आपके पास, ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, जो आपका तर्क है कि भाई और कोई जगह दे दी जाती। शिवाजी सरकार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि जानबूझकर क्या इस विवाद को हवा देने की कोशिश की गई? प्रशासन की तरफ से न कोई नोटिस दिया गया, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और न कोई और जगह चिन्हित की गई कि भाई आप रमजान का ये पाक महीना चल रहा है, आप यहां जाकर के जो है नमाज अदा कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। तो किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है जो होनी नहीं चाहिए थी, कि जो रूलिंग पार्टी है जी, उसका बेस खिसक रहा है। उसके जो अपने लोग हैं वो उससे कटने लगे हैं, उसके वोटर्स कटने लगे हैं। उनको वोटर्स को जोड़ना है। और वोटर्स को कैसे जोड़ा जाए? उनके पास विचार है, कोई धारा नहीं है।
जब कोई धारा नहीं है तो धारा बनाने की कोशिश करनी पड़ती है, तो नई नई चीजें बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। अब सीधी सी बात बताइए, हम सभी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आए हैं। मैंने जी। लखनऊ यूनिवर्सिटी, बीएचयू, इलाहाबाद, मेरठ बहुत करीब से देखा हुआ है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के अगर एडमिनिस्ट्रेशन से झगड़ा होता था, सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते थे, और जब नहीं होते तो अलग होके रह जाते थे, किसी से लड़ते नहीं थे। सामान्य परंपरा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी यही परंपरा हमने देखी है, बीएचयू भी अलग नहीं रहा है। पर अब जो है इफ्तार की बात है, हिंदुस्तान में इफ्तार का बीच में काफी राजनीतिकरण हुआ, पर राजनीतिकरण जब नहीं भी हुआ था, हेमवती नंदन बहुगुणा जो मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, उनके घर पे इफ्तार हुआ करता था। सभी जाते थे, हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे, सब लोग मिलते थे। जिसको खाना होता था खाते थे, नहीं खाना होता था नहीं खाते, तो अलग थी। और यही परंपरा सामान्य समाज में भी रहा है। इफ्तार में लोग अपने घर पे बुला के खिलाना एक सवाब की बात समझते थे। अब सवाल है कि ये चीजें हम खत्म क्यों कर रहे हैं। मैं राकेश जी के एक बात से सहमत हूं। हो सकता है कि वो लाल बरादरी जो है काफी पुराना है, उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, ये भी सवाल उठता है। कितने सालों से अगर है तो उसकी मरम्मत भी तो करानी चाहिए थी, नहीं कराएगी। चलिए कोई बात नहीं, पर ये तो पता ही था कि अगर जर्जर है तो ऐसे अचानक तो जर्जर हुआ नहीं होगा कि रमजान के महीने से पहले एक नोटिस लगा दीजिए अचानक। तो ये सिर्फ ये दिखाता है कि हम जो है समाज में भेद जबरदस्ती करना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है, ये बताइए, मैं इसको छोड़ देता हूं। यूनिवर्सिटी में हम लोग सब साथ रहते थे, कभी हमने जाना नहीं, जानने की कोशिश नहीं की, सोचा नहीं कि किसकी कौन सी जाति है। अलग अलग जाति के लोग होते थे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होते थे। आज कोई नया होने लगा है कि अलग अलग जाति के आके एक साथ पढ़ने लगे हैं। हमारे साथ कई जाति के लोग होते थे, वो आके बताते कि हमारी जातियों की ये खासियत है। हम सीखते थे उनसे, हमें मालूम पड़ता था कि ऐसी ऐसी जातियां, हमें भी नहीं पता होता था। स्कूल कॉलेजों में हमें शिक्षा भी मिलती थी कि ये समाज है, यहाँ तरह तरह के लोग होते हैं और उसमें जातियां होती है, और कई जातियों की अलग अलग परंपराएं होती हैं। अब हम जातियों को अलग अलग बांटने लगे हैं, एक जाति दूसरे जाति से लड़ने लगा है। यूनिवर्सिटी में तो मैं कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए। शहर में भी, समाज में भी नहीं होता था। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग चीज है, होता रहता था, वो अलग चीज है, चुनाव के वक्त होता था। पर अब तो हम जो है हम सोचते हैं कि अगर ये लोग लड़ेंगे नहीं तो हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी। हम तो रेफरी हैं, हम तो अंपायर हैं, हमारे पास लोग कैसे आएंगे अगर झगड़े जी। नहीं होंगे तो। ये झगड़ों की एक राजनीति बनाई जा रही है। राकेश जी ने कई इंस्टांसेस दिए, वो भी सही है। सवाल है कि हम क्यों कर रहे हैं। इसके एक ही वजह है। देखिए, अगर 2024 के चुनाव को आप ले लें, उसके पहले भी हुआ है, पर 2024 जो है एक लैंडमार्क बन गया है। और खास करके उत्तर प्रदेश में भाजपा से एक विशाल वर्ग का वोटर हर जाति का हटने लगा है। और उनका जो हिंदू वोटर, जिसको कहते हैं हम हिंदुओं के प्रतिनिधि करते, हिंदू कहते हैं आप हमारी प्रतिनिधित्व नहीं करते। हिंदू किसी का कभी प्रतिनिधित्व मानता ही नहीं है। वैसे भी हिंदू एक ऐसा है कि वो सबके साथ होता है या किसी के साथ भी नहीं होता। वो जातियों में बटा भी होता है, ये भी सही है। ऐसा नहीं है कि वो जातियों में बटा नहीं होता है, पर जातियों की जो बटाव होती है वो कई बार राजनीति की ज्यादा होती है, सामाजिक बहुत कम होती है। हम उसको यूनिवर्सिटी तक भी ले गए कि स्टूडेंट को पकड़ना है, कैच देम यंग। यूथ बटेगा तो हमें फायदा होगा, हमारे पास आएंगे, दोनों ही आएंगे, सवर्ण भी आएंगे असवर्ण भी आएंगे, रेफरी तो हम ही जी। होंगे। तो ये जो वोट की राजनीति समाज के हर वक्त, हर साल, हर मतलब हर हफ्ते, हर चीज में जिस तरह से हम आज देख रहे हैं, मैं समझता हूं ये न तो समाज के लिए सही है, न मुल्क के लिए सही है,
ना शिक्षा क्षेत्र में तो ठीक है कभी सर। होना ही नहीं चाहिए। जी, शिक्षा बांटने क्षेत्र की में राजनीति का आपने स्कूलों में जिक्र किया, उसमें एक यूनिफॉर्म महत्वपूर्ण इसलिए बात बोल दी शिवाजी सरकार साहब कि भाई जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उसका वोट बैंक खिसक रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा है, चूंकि जब ये लखनऊ विश्वविद्यालय में ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, आपने कहा कि भाई जर्जर एक साथ तो नहीं हुई, अचानक तो नहीं हुई ये बिल्डिंग, लेकिन अगर जर्जर हुई और फिर उस पर ताला लगा दिया गया, तो फिर अगर मुस्लिम समाज के छात्र यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर नमाज अदा करते हैं तो क्या हिंदूवादी छात्रों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो क्या ट्रिगर नहीं होंगी? और फिर उसको आप कैसे गलत कहिएगा कि वो आकर जो है अगर वो जय श्री राम या जिन भी भगवान को मानते हैं या फिर हनुमान चालीसा का वहां पाठ करते हैं, तो फिर उन धार्मिक भावनाओं को आप गलत कैसे ठहराएंगे? नहीं, मैं इस पे बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक इस मामले में नहीं रखता। मैं समझता हूं आपके सवाल को। जी, सवाल सबसे पहला तो ये है, कभी आज तक किसी हिंदू ने जय श्री राम का नारा ही नहीं दिया। कोई भी हिंदू नारा ले लीजिए, वो देवी के नाम पहले आएगा, देवता का नाम बाद में आएगा। चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे सीता राम हो, किसी का भी नाम आप ले लीजिए, चाहे तो इसमें कोई वो अलग अलग नहीं है। कोई हर देवी के नाम पहले आता है। जी, पर हमने कहा कि हिंदुओं को मिलिटराइज करनी, रेजिमेंटेशन करनी है। उसकी रेजिमेंटेशन तो एक मिलिटराइज नारे से ही होगा। हमने जय श्री राम का नारे का हमने इजाद कर दिया, जिससे कि हिंदू अपने को एम्पावर्ड महसूस करे। ये बात अलग है कि हिंदू इससे एम्पावर्ड नहीं होता है, ना सोचता है वो अपने बारे में। वो आज भी आप गांव में कहीं निकल जाइए, आमने वाला आदमी आके या तो राम राम करेगा, या राधे कृष्ण कहेगा, या सिया राम करेगा। पूरे जिसको हम काउ बेल्ट कहते हैं, वहां हर एक जगह ये प्रथा है। जानने वाला भी करेगा, जानने वाला भी कहेगा। गांव में आप निकल जाइए, कोई भी आता जाता आदमी दूसरे को जरूर ग्रीट करेगा इन्हीं शब्दों से। पर ये जो हमने किया, सबसे पहली मेरे ख्याल में ये गलती सबसे पहले ये समाज ने और समाज के एक वर्ग ने इसको मान लिया। ये भी समाज की एक गलती जी, क्योंकि जय सिया राम हमारे घर में हमने बचपन में देखा, राजमिस्त्री आता था, वो आके या तो राम राम करता था या सिया राम करता था, और हिंदू नहीं होता था। ये सामाजिक परंपरा रही है। ये सब हम सामाजिक परंपराओं को जब तोड़ेंगे, धार्मिक परंपराओं को तोड़ेंगे, तो झगड़े तो होने ही हैं। सवाल है कि इफ्तार कोई पहली बार हो रहा है आज लखनऊ जैसे शहर में, जो कि लखनऊ तो एक ऐसा सांस्कृतिक शहर है, जी, कल्चर शहर है, जहां पर इफ्तार तो आज से नहीं, सालों से, सैकड़ों सालों से हो रहा है। और हमने नहीं सोचना कि कहीं इफ्तार में इस तरह से आके लोग एक दूसरे से लड़ते हो। तो सबसे मिलने की चीज होती है। होली पे सब लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? हम लोग होली पे मिलते हैं, इफ्तार पे मिलते हैं, क्रिसमस पे भी मिलते हैं हम लोग। पर ये परंपराओं को तोड़ना कि हमें वो हमारे धर्म का नहीं है तो उसको खत्म करो, जी, उससे बैर रखो। ठीक है। समाज बैर रखने से थोड़ी चलता ठीक है सर, समाज में मैं सबके लौटूंगा साथ सर, रखने मैं से लौटूंगा चलता सर है। आपके पर पास में। समाज में संदीप बैर चौधरी जी, रखने आपके से- पास आ रहा हूं। शिवाजी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण दो बातें कही। पहला कहा कि भाई वोट बैंक सत्तारूढ़ दल का वो है कमजोर पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा, लखनऊ शहर अदब का शहर है और ये परंपरा वहां की रही है, परंपराएं बदली जाएंगी तो फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, इस देश में चर्चा हिजाब को लेकर भी हुई है, इस देश में चर्चा बाकी धार्मिक प्रतीकों चिन्हों को लेकर भी हुई है। सवाल यह है कि जब किसी जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, कोर्ट्स हो, या बाकी संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, जहां पर इस तरह की चीज़ों को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखने की कोशिश की गई ताकि भेदभाव ना बढ़े, तो फिर अगर इस विवाद में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, यहां पर अगर थोड़ी प्रोटेस्ट की जगह संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई होती, तो ये नमाज बनाम हनुमान चालीसा विवाद शायद नहीं बनता। संदीप चौधरी जी, कि अगर प्रशासन से, जब प्रशासन की कार्रवाई हुई तो जो डेलीगेशन प्रोटेस्ट करते हुए नमाज बाहर पढ़ते हुए दिखाई दिया, तो एक अगर संवाद स्थापित कर मांग ये करता कि हमें कोई और जगह दीजिए, इसके लिए ज्ञापन देता, मांग करता,
प्रशासन के सामने, तो शायद ये विवाद को टाला जा सकता था, इस माहौल को टाला जा सकता था। चौधरी साहब, देखिए त्यागी जी, जो अभी सरकार साहब ने, शिवाजी सरकार जी ने बात कही, मैं उनसे 100% सहमत हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। आज की तारीख में कहीं कुछ भी होता है तो आपको उसको राजनीति से रिलेट करना पड़ेगा। जी आप ये देखिए, अगर हैदर अली का जिक्र होता है, टीपू सुल्तान का जिक्र होता है, आप चीजों को समझना, मैं साउथ से लेकर के चलूंगा, वहां पर जिक्र होता है। अभी 2 दिन पहले जेएनयू में छात्रों में संघर्ष होता है, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जाता है। अभी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की, राम की, अल्लाह की, नमाज की, पूजा की बात कर रहे हैं। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी, कहीं कुछ चीजें छुपाने के लिए, कहीं ये तो नहीं है जो आज डिबेट हम एप्स्टीन पर कर रहे होते तो हम बच्चों पर कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम ट्रेड डील पर डिबेट कर रहे होते लेकिन हम लखनऊ यूनिवर्सिटी पर डील कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है राफेल लेने की हम बात कर रहे हैं और फ्रांस के अखबारों में खबर छपी है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी, कोई कोड नहीं दिया जाएगा, केवल जहाज बेचा जाएगा, और हम यहाँ बता रहे हैं कि हम उनके साथ मिलकर के डील कर रहे हैं। तो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, और ये बात बहुत सत्य कही शिवाजी सरकार ने, जो हम उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, चौधरी चरण सिंह ने कहा था। तो ये बात भी हमें समझने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जनाधार खिसका है उत्तर प्रदेश के अंदर, और केंद्र को और प्रदेश सरकार को ये डर है कि ये किस वजह से हो रहा है। और आज की तारीख में ना तो हम डेवलपमेंट पे चुनाव जीत सकते हैं, ना हम विकास पे चुनाव जीत सकते हैं, ना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे चुनाव जीत सकते हैं, ना रोजगार देने पे चुनाव जीत सकते हैं। ये एक सबसे सॉलिड हथियार है कि 80 वर्सेज 20 कर दीजिए, 20% वर्सेज 80% कर दीजिए, तो शायद हमारा चांस बनता है। जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा और पूरे देश की राजनीति का माहौल बदला, आज यूजीसी जी पर भी डिबेट हो सकती थी। हमारे रुद्र प्रताप सिंह नहीं बैठे नहीं, वही हैं, तो मैं समझने की, ब्राह्मण संदीप समाज जी, के मैं वही लोग तो बैठे समझने हैं, की आप बार बार बैठे हो कोशिश कर रहा हूं त्यागी कि जी। इसमें संवाद देश में स्थापित करने ऐसा की लगता है कोशिश कि क्यों नहीं यूजीसी की के गई। मुद्दे को भी दबाया सीधा जा सवाल ये रहा है, है। देखिए जो बाकी लोग मुद्दों पर यूजीसी लगातार के डिबेट साथ होती है, खड़े अब होते लखनऊ थे, यूनिवर्सिटी में जो लेकिन बवाल है, यूजीसी जो का बवाल मतलब उठा है, आखिर जिस 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 चिंता को आप लोग जाहिर कर रहे हैं, मैं उसी पर सवाल कर रहा हूं कि आखिर एक कम्युनल माहौल, एक कम्युनल टेंशन यूनिवर्सिटी में, एक शिक्षण संस्थान में बने, और जब इस तरह के मामलों में संवाद स्थापित करने से अगर यह विवाद टाला जा सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। देखिए त्यागी जी, 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे, मुल्क जलाने की तैयारी है। आपको, हमें, सरकार साहब को, सबको तैयार रहना है कि ये मुल्क जले नहीं, सरकार किसी की भी आए, किसी की भी जाए। ठीक है सर, रुद्र प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि वाकई जिस तरीके से तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, अब वोट बैंक जो है सत्तारूढ़ दल का वो खिसक गया है, अब विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, बाकी मुद्दों के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, जिसकी अब तक चर्चा वो करते थे। तो क्या इसीलिए इस तरह की चीजें हो रही है? और जो मेरा बुनियादी प्रश्न है, भाई आप आरोप लगाएंगे कि वहां पर बजरंग दल के या एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो बाकी संगठन हैं उनके लोग पहुंचे और इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो मेरा सवाल वही बुनियादी ये भी है कि आखिर क्यों वो मेजरमेंट उन स्टूडेंट्स ने नहीं लिए जब इस मस्जिद परिसर को वहां पर सील किया गया? क्यों प्रशासन से बातचीत नहीं हुई? क्यों ये ज्ञापन नहीं दिया गया कि भाई हमें भी एक, या मांग की गई कि हमें एक चिन्हित कर दीजिए एक जगह यहां पर जहां पर इस परिसर के अलावा हम नमाज अदा कर पाए? देखिए भविष्य जी, हम अपने डिबेट में ही उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की और वो बन गया। अगर जी। ये मामला हुआ कि मस्जिद के रिनोवेशन के लिए रोका गया, किस वजह से रोका गया, उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो सकती थी, आपस में जी बात हो सकती थी। लेकिन उस पर किस का सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है? समाजवादी पार्टी की आई है ना, अखिलेश यादव जी जी ने उस पर ट्वीट किया है। बीजेपी के किसी बड़े नेता का तो कोई ट्वीट आया नहीं है। अगर हम बात राजनीति की करते हैं, केवल राजनीति पे हम चले जाते हैं कि अगर बीजेपी का वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, जैसे सब लोग कह रहे हैं, और अगर वो अपने वोट बैंक को संगठित करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? जो 20% कहा जाता है, वो 20% बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता है?
अगर पिछले 9 सालों के उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात कर दी जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता सकता है कि धार्मिक आधार पर किसी को विकास कार्यों से रोका गया है या उनका विकास धार्मिक आधार पर रोक दिया गया? तो अगर 20% वर्ग पूरे एक पार्टी को नकार सकता है, उस वो 20% नहीं, वो अपना 100% नकार रहा है। और जो पार्टी उसको अपना वोट बैंक मान रही है और किसी अगर पार्टी को लगता है कि मेरा वोट बैंक इसी वजह से खिसक रहा है, भाई धार्मिक आधार पर ही तो बीजेपी को एक समूह रिजेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसा तो है जी। नहीं कि विकास के आधार पर उनको रिजेक्ट करके रखता है कि नहीं विकास कार्यों में अनदेखी हमारी होती है। उसका अगर उन्होंने सीधा बाइकआउट धार्मिक आधार पर किया है और अगर एक पार्टी अपने वोट को संगठित करने के लिए कोई भी कर रही है तो उसमें गलत क्या है? अगर सीधी सीधी बात हो रही है ना, यहाँ का दूसरी बात क्या है? और सरकार जी ने, शिवाजी सरकार जी ने जो बात कही, मैं उसका खंडन करता हूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव, ये बहुत पहले से चलता आ रहा नारा है, ये बीजेपी के आने से नहीं आ रहा है, सदियों से चलती हुई। आप यहाँ हो सकता है नहीं कह रहे होंगे, लेकिन कहते हैं। जय श्री राम भी कहा जाता है, हर हर महादेव भी कहा जाता है। ये उल्लेख जो है वो अलग तर्क पर जाता है कि जहां पहले देवियों का नाम आता है और उसके बाद देवताओं का नाम आता है। दोनों तरह के संबोधन अपने यहाँ चलते हैं। और जब जी। इख्तियार पार्टी की आप बात कर रहे हैं, किसी भी मुस्लिम नेता ने कभी अगर होली की पार्टी या दिवाली की पार्टी दी हो तो बता दीजिए। तो ये अगर धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक आधार पर अगर ध्रुवीकरण दूसरी पार्टियां करती हैं, अगर जी। आप जाते तो हैं इस लिहाज से कोई भी अगर जैसा आप कह धार्मिक रहे हैं आयोजन सर, में आप जाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं भाई, समाजवादी पार्टी की भी तो डेस्परेशन नजर आ रही है। आपने जैसा कहा मैं कि अभी उसी कोई बात के सत्तारूढ़ मैं दल की उसी बात प्रतिक्रिया पे तो कह रहा नहीं हूं आई ना, है। आरोप ये लग रहा है अखिलेश कि यादव ने एक बीजेपी ट्वीट का किया, बैंक उन्होंने संदर्भ नहीं लिखा उसमें, बस बांटने की राजनीति। उस पूरे ट्वीट को आप पढ़िएगा, एक्स पर जो पोस्ट किया उन्होंने, तो उसमें कहीं इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रकरण का जिक्र नहीं किया है, बस बांटने की राजनीति के आरोप लगा दिया। और उस पर समाजवादी पार्टी मैं का रिएक्शन पहले आना, क्या ये डेस्परेशन समाजवादी पार्टी की 2027 के लिए मानकर आप चल रहे हैं क्या? मैं उसी बात की कह रहा हूं कि एक तो इतनी जल्दीबाजी, और दूसरी मैं वही बात कह रहा हूं ना कि 20% जिसको 80-20 हम राजनीति करते हैं, जी। एक वर्ग किस आधार पर बीजेपी को रिजेक्ट करता है? सिर्फ धार्मिक आधार पर रिजेक्ट करता है ना? उसका और कोई आधार है बता दीजिए कि भाई विकास कार्यों में उनकी अनदेखी करी जा रही है, या और कोई कारण बता दीजिए। तो अगर धार्मिक आधार पर एक पूरा समुदाय किसी पार्टी को रिजेक्ट कर रहा है और दूसरी पार्टी अगर धार्मिक आधार पर ही अगर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही, तो इसमें गलत क्या है? वो तो सीधे तौर पे मैं कह तो रहा हूं कि जो राजनीतिक दल पार्टी रख रहे हैं, उनको टोपी और कंधे पे अंगोछा रखने की क्या जरूरत है? किसी भी धार्मिक आधार पर इस तरह का आयोजन किसी मुस्लिम लीडर के द्वारा करवा कर आप दिखा दीजिए, जो त्रिपुंड जी। लगा ले किसी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में। तो दिखावे की राजनीति कौन कर रहा है? वोटों को पोलराइज करने के लिए जो आप राजनीति कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है? तो इसका आरोप केवल ये लगा देना कि बीजेपी केवल पोलराइजेशन करती है, वो गलत है। मेरे कहने का मतलब हर राजनीतिक दल अपनी स्वेच्छा के अनुसार उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, बड़े लंबे समय से कर रहा है। तो एक पार्टी को दोषी बना करके आप ये कह दीजिए कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, वो गलत है। मेरे कहने का जी। मतलब है कि कैंपस की राजनीति में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां मस्जिद में के बाहर नमाज पढ़ी जाए, या ग्राउंड में नमाज पढ़ी जाए, या हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, या सुंदरकांड का पाठ करा जाए, वो मामला केवल कैंपस प्रशासन का है और छात्रों के बीच का है। उसको धार्मिक रंग अगर दिया जा रहा है कि भाई नमाज पढ़ने से रोका गया, ये कहां किसने कह दिया नमाज पढ़ने जी। से रोका गया? ठीक उसके है। लिए स्थान निर्धारित नहीं किया गया, ये कहां से कह दिया गया? भाई जी। नमाज पढ़ने के लिए कोई स्थान निर्धारित करने की तो बात अपने देश में सदियों से चल रही है कि सड़क पे पढ़ सकते हैं। काम ऐसा तो नहीं है कैंपस में जगह की कमी है, या उनको कह दिया गया कि नहीं आप यहां बैठकर नहीं कर पाओगे। तो धार्मिक रंग देने की कौन कोशिश कर रहा है? भाई दोनों तरफ से वो रंग दिया जा रहा है, तभी तो शूट कर रहा ठीक है। है हम लोग राकेश बहस जी, इसी जवाब बात पे तो दीजिएगा कर जरा। रहे हैं। राकेश जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। राकेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे क्या आप? ठीक है, लग रहा है शायद। जी जी, अब बताइए। जी जी, आ नहीं रही थी जवाब आवाज। दीजिएगा राकेश जी। आप सुन पाए क्या? रुद्र नहीं, प्रताप सिंह जी की बात सुन हाँ पाए क्या? सुना। देखिए जी त्यागी जी, जी, जवाब त्यागी दीजिएगा। हाँ सुनिए। देखिए जहां तक है, मुझे लगता है आज की डिबेट से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शिवाजी सरकार द्वारा और संदीप चौधरी द्वारा बाकायदा पूरा
भाजपा का किस तरीके से वोट का डाइवर्जन खत्म हो रहा है, वोट का प्रभाव खत्म हो रहा है, ये बता दिया गया है। अब बात ये है त्यागी जी, भाजपा के जब ये वोट बैंक खसकता हुआ नजर आ रहा है, 2024 में 2 बैसाखियों पर तो लाई दिया था हम लोगों ने, 400 पार के नारा लगाने वाले लोग 240 पर रह गए थे, और उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर लाने का काम समाजवादी नहीं, वो पार्टी पूछ ने रहे कर थे कि दिया। भाई पहले समाजवादी नंबर पर तो पार्टी को समाजवादी इतनी पार्टी जल्दबाजी क्यों ये बताने में कि बीजेपी देखिए इस कैंपस में हुए पूरे प्रकरण पर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। कोई ट्वीट, कोई बयान सत्तारूढ़ दल की तरफ से नहीं आया। प्रशासन जो प्रबंधन है, नहीं, यूनिवर्सिटी ये प्रबंधन, उसकी तरफ से भी अभी खुलकर कुछ इस मामले पर नहीं किया गया। तो समाजवादी पार्टी इतनी जल्दबाजी में क्यों है? त्यागी जी देखिए देखिए, ये समाजवादी पार्टी को जल्दबाजी की बात ही नहीं है। आखिर ये लोग जो गए थे वो तो एबीवी के थे, ये तो सब लोग जानते हैं। आज आज अभी जो हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि जय श्री राम का नारा तो सदियों से चला आ रहा है, नहीं साहब, कभी नहीं लगता था जय श्री राम का नारा। जय श्री राम का नारा पहली बार विश्व हिंदू परिषद ने 1982 के आसपास लगाना शुरू किया है, और ये पूरी तरीके से हवा में तब आया है जब मंडल कमीशन के विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी कमंडल यात्रा निकाल रहे थे, उसके बाद आना शुरू हुआ है। उससे पहले जय श्री राम का नारा नहीं लगता था महोदय, थोड़ा पता है, सही कह रहे सरकार जी, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। 1990 के आसपास जब मंडल कमीशन लागू हो गया था, और मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जब नहीं, ठीक है सर, इतिहास में चले जाएंगे, इतिहास में जाएंगे तो लाल बरादरी मस्जिद जिसको आप कह रहे हैं उसके इतिहास में भी तो जाना पड़ेगा। मैं तो जल्दबाजी पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं भाई लाल बरादरी मस्जिद को लेकर भी कई चीजें ऐसी है कि भाई वो मस्जिद है भी कि नहीं है। हालांकि उसमें कहा जाता है इतिहास में कि जब नजरुद्दीन शाह साहब जब थे तब हो सकता है इसमें कहीं नमाज पढ़ने की जगह हो, लेकिन ये वाकई मस्जिद थी पुराने समय से, ये नहीं थी। इसको लेकर कोई ठोस सबूत तो नहीं है। लेकिन चलिए मैं वापस लौट रहा हूं, मुझे बताइए समाजवादी पार्टी जो जल्दबाजी को लेकर रुद्र प्रताप जी ने सवाल उठाया था उसको लेकर जवाब दीजिएगा। त्यागी देखिए, जल्दबाजी समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं है भाई। कल नमाज अदा कर दी गई, नमाज अदा करने के बाद बाकायदा वहां पर हिंदू समाज के लोग, मैंने बताया ना, बहुत से मोहम्मद दीपक की तरह बन गए, बहुत से लोग उसमें उनके साथ खड़े हुए थे, बहुत से साथ खड़े हुए थे। वो किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं थे, वो जो है मानवतावादी लोग थे, मानवतावाद को मानने वाले लोग थे। आखिर भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा आज ये कृत्य करने की क्या जरूरत थी? तो ये किसके द्वारा किया गया? जल्दबाजी सपा द्वारा नहीं की गई, किसके द्वारा की गई? भाजपा के द्वारा की गई ना। प्रतिक्रिया तो तभी, अभी वो कह रहे थे ना प्रतिक्रिया आएगी, तो प्रतिक्रिया किसके द्वारा की गई? अगर कल नमाज पढ़ दी गई तो भाई पाक महीना चल रहा है रमजान का, अगर नमाज पढ़ दी गई तो इस पर क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या समस्या आ गई? कौन सी समस्या आ गई? अरे उन्होंने कैंपस के अंदर ही पढ़ी ना। अरे तो फिर सर हनुमान चालीसा पर और जय श्री राम के नारे पर आप क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? आप क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? अगर किसी शिक्षण संस्थान के बीच में नमाज पढ़ी जाना इस तरीके से, अगर आप इसको बड़ा एक कैजुअल मामला मान रहे हैं, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो सवाल उठेगा। फिर तकलीफ जय श्री राम के नारे से और हनुमान चालीसा से क्यों हो रही है? नहीं, जय श्री राम के नारे तो कल भी लगाए थे ना वहां पर, कल भी नमाज के समय पे जय श्री राम के नारे लगे थे, बताइए नहीं लगे थे? क्या वो जय श्री राम नकली है? लेकिन बात ये है ना, भाजपा की तरफ से बोले जाने वाला जय श्री राम वाला नारा जो है असली है, और कोई बोलेगा जय श्री राम तो नकली है। ऐसे ही जैसे नकली हिंदू साबित कर दिया है, नकली जो है बात जब आती है ना, जब चुनाव आ जाता है तो जाटव नाई धीमर तेली कहार केवट मल्ला राजवर बिंद निषाद कश्यप तेली कहार केवट मल्ला कुमार तेली बागवान, ये सब जो है हिंदू बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद बांट दिए जाते हैं कि तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम जो है तुम फिर ईडब्ल्यूएस के नाम पर किस तरीके से किया जा रहा है, एनएफएस के नाम पर किस तरीके से किया जा रहा है, कॉलेजियम सिस्टम के नाम पर क्या किया जा रहा है। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा नहीं है, फिर ये कर दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा? बताइए कहां पर है? ब्यूरोक्रेसी में कितने लोग हैं? मीडिया हाउस में कितने पिछड़े लोग हैं? राहुल गांधी जी अभी थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था, पूरा कमरा भरा
पिछड़े लोग कितने हैं, तो केवल 3 हाथ खड़े हुए, 3 हाथ में भी वो हुई, तीनों कैमरामैन थे, तो भाजपा द्वारा ये कर कहीं दिया ऐसा तो जाता नहीं है है। राकेश भाई प्रजापति जी कि सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी सबसे थोड़ा बड़ी कंफ्यूज है? समस्या यही है मैं इस पर भी भारतीय आऊंगा। जनता ठीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप आपने तत्काल लगाए हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? शिवाजी सरकार साहब, इस सवाल के साथ मैं आपके पास भी आ रहा हूं। भाई, पीडीए की राजनीति को लेकर जिस तरीके से दावे अखिलेश यादव करते हैं, उसके बाद से चाहे शंकराचार्य का मामला हो, यूजीसी का मामला हो, समाजवादी पार्टी का रुख थोड़ा सा बदला बदला दिखाई दे रहा है। अब देखिए किस तरह से इस मामले में भी थोड़ा सा रुख समाजवादी पार्टी ने इधर का उधर दिखाया। तो क्या ये कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन में थोड़ी सी जल्दबाजी, थोड़ा सा डेस्परेशन भी नजर आता है? जब आप कैंपस में राजनीति करेंगे जी या कहीं भी करेंगे, तो आपके जो भी राजनीतिक साथी होंगे या विरोधी होंगे, वो राजनीतिक रूप से पेश आएंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। मेरा दूसरा सवाल है, आपका कहना बहुत सही है जो भी आप कह रहे हैं। मेरा कहना है कि मेरा कोई फेस्टिवल है, जी मान लीजिए मैं घर में सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे घर के 3-4 घरों में, आसपास 5-7 घरों में कुछ दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम पड़ोस में रहते हैं तो उनके हमारे उसमें आस्था हो ना हो, अगर हम बुलाते हैं या हमको कहते हैं तो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करेंगे। पर अगर मान लीजिए भविष्य त्यागी जी उनसे कहे कि इनके घर में हो रही है कुछ हंगामा करना है, और वो आके हमारे घर के सामने हंगामा करते हैं, तो क्या होगा? जो हमारे आपस में एक सौहार्द है, सद्भाव है, वो रह पाएगा क्या? तो हमारे भी ये सोच के चलना चाहिए। ठीक है, नमाज पढ़ने, इफ्तार अगर होगा, इफ्तार नमाज के बाद ही होता है। सारे दिन के उसके बाद नमाज किया जाता है, नमाज के बाद ही इफ्तार होता है। इफ्तार जी के लिए नमाज नहीं होता है, नमाज के बाद इफ्तार होता है। और जी उस नमाज जब हो रहा है, ठीक है, कोई एक अपने तरह से पूजा कर रहा है, उस पूजा में वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना तो हनुमान जी का अपमान है, या जय श्री राम का नाम लेना तो राम जी का अपमान है। हम तो अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर वो पूजा, किसी के पूजा में बाधा डालने का, तो हमारे किसी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा है कि दूसरे के पूजा नहीं नहीं, में ठीक है जाके सर, बाधा वो डाल। बात ठीक है सर, वो बात नहीं, एक धार्मिक लिहाज से ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी को लेकर जो मैं रुद्र प्रताप सिंह जी मैं ने जो वही तर्क दिया समझाना था, उस पर चाहता जो हूं। मैंने सवाल देखिए, किया, समाजवादी रुद्र प्रताप सिंह जी ने जो कहा था, बात यह है कि समाजवादी पार्टी क्या है, अभी समझ नहीं पा रही है या डिकोड नहीं कर पा रही है कि भाई अगड़ों के मामलों में अगड़ों की तरफ भी सहानुभूति दिखानी है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि पिछड़ों से कहीं पल्ला ना छूट जाए या वो पल्ला ना छुटा लें। मुस्लिम ध्रुवीकरण भी उस फैक्टर पर भी चलना है कि मुस्लिम यादव फैक्टर को एक साथ लेकर जिस तरीके की राजनीति रही है, और उसमें हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व जो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो रहा एजेंडा, तो उस तरफ भी दिखाई देना है। तो ये कंफ्यूजन क्या है अभी समाजवादी पार्टी में? चलिए, आपने कहा कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, एक जमाने में कांग्रेस ही हिंदू पार्टी कहलाती थी, हम भूल रहे हैं। कहीं भी कुछ होता था, कांग्रेस ही हिंदू पार्टी कहलाती थी और हिंदुओं के साथ वही खड़ी होती थी। जी कांग्रेस की ये भी खासियत रही, दूसरे लोगों के साथ भी खड़ी होती थी। वो अलग चीज है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपका बार बार सवाल है कि समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी हो सकता है। समाजवादी पार्टी को अगर ऐसे रुद्र प्रताप जी ने जो सवाल किया था, मैं उस पर सवाल मेरी फ्रेम जवाब कर दे रहा हूं। दीजिए, जी 1 सेकंड का जवाब है। बिल्कुल, नहीं, उसी जवाब पे आ रहा हूं मैं। समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, बीजेपी के साथ के संगठन वहां राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का अपना एक बेस है, अगर उनको अपने बेस के लिए अगर वो कहते हैं तो हमारा सवाल उठ रहा है कि वो क्यों कह रहे हैं। अगर नहीं कहते तो अभी आपका यही सवाल होता है कि समाजवादी पार्टी के अपने लोगों को भूल गई। तो समाजवादी पार्टी का डिस्परेशन कहिए या कुछ भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो रिएक्शन है, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में नेचुरल है, और वो उनके साथ खड़ा होना, चाहे आप कह लीजिए वो अपने वोटर के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लोगों के लिए खड़े, बिल्कुल स्वाभाविक मैं मानता हूं। पर सवाल यहाँ ये नहीं है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो घटना घटी उसको किसने घटाई, वहां पे हनुमान चालीसा पाठ करने की क्या जरूरत थी, जय श्री राम नारे लगाने की वहां कोई जरूरत थी क्या? अरे ठीक है, वो अल्लाह अकबर ही तो कर रहे होंगे,
अल्लाह अकबर का भी तो मतलब है कि ईश्वर महान है। तो अल्लाह अकबर कर लेने दो ना, हमारे साथ के लोगों के अलग थोड़ी है। हमारे शहर के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। हमारे उनके विचारों में फर्क हो सकते हैं, बिल्कुल होता है हर एक के साथ। एक जाति के लोग जो है, एक ही जाति में दो लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते। हमारे हिंदुओं में तो एक घर में चार लोगों के चार विचार होते हैं। तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? हमारे यहाँ तो नास्तिक भी हिंदू होता है, आस्तिक भी हिंदू होता है। जी। तो अगर हम नास्तिक को भी अपना मान सकते हैं, तो एक दूसरा धर्म मानने वाले को उसके त्योहार में हम उसके क्यों खलल डालने की कोशिश करते हैं? मैं इसमें नहीं। हिजाब की बात आपने उठाई थी, हिजाब की बात कब आई थी? हिजाब की बात में एक प्रदेश के चुनाव से पहले और उसको बार बार बढ़ाया गया था। तो हर चीज को हम चुनाव और राजनीति से जोड़ के अगर करेंगे, जो इस देश की सामान्य रूप से राजनीतिक परंपरा भी नहीं रही। ठीक है सर। इस देश की राजनीतिक परंपरा भी सहिष्णुता की रही है। जो भी जो कर रहा है करने दो, उसमें जाके शरीक हो सको ठीक है, नहीं हो सको तो कोई बात नहीं। ठीक पर है सर। राजनीति करके लेकिन उसको बिल्कुल सर, बढ़ावा आपकी देना, आपकी बात आ गई, उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन जब आपने कहा कि रमजान के नाम पर नमाज अगर कैंपस में पढ़ी जा रही है, तो फिर एक बुनियादी सवाल उठेगा कि भाई वहां पर लोग पूछेंगे, क्योंकि आपने कहा सबकी अपनी अपनी सोच है, तो फिर वो पूछेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई फिर आप वहां जाकर के जय श्री राम और राम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे हैं, वो बोलेंगे फिर इसमें क्या गलत है। खैर, रुद्र प्रताप सिंह जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। रुद्र प्रताप सिंह बोलिए, उसके बाद संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए भविष्य जी, पहले मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ कि जब नमाज पढ़ी जा रही थी उस दौरान सुंदरकांड का पाठ नहीं हुआ है। जब जी। सरकार जी बताना चाह रहा हूँ उस समय नहीं हुआ, वो तो अगले दिन की घटना है। तो अगर एक दिन पहले नमाज तो अच्छी तरीके से पढ़ी गई थी, उसमें तो कोई न विघ्न हुई थी न कोई बाधा हुई थी। उसके बाद अगर कोई आकर के सुंदरकांड पढ़ता है तो उसमें दर्द किस बात का है? भाई वो उनकी अपनी व्यवस्था है, वो अपने, अगर किसी को, मुझे कोई लगता है, क्योंकि अगर नमाज को रोका गया होता तो मैं मान सकता था कि भाई ये गलत चीज है, नमाज रोका। उसमें तो आपने, भविष्य जी, आपने भी दिखाया कि लोगों ने उसको प्रोटेक्ट भी किया, बहुत सारे जी। लोगों ने उसमें साथ भी दिया। तो यहाँ मुद्दा कहाँ है? जो सरकार जी कहने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू समाज वहां डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कहीं तो नहीं था। भाई अगले दिन अगर वो जाकर के वहां, आज मंगलवार का दिन था, अगर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें दर्द वाली बात क्या है? और मैं बार बार जब कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी अपने 20% वोट बचाने के लिए वो मैदान में कूद सकती है, तो बीजेपी 80% अपना वोट अगर संगठित करती है तो जी। राजनीति कैसे कर रही है? भाई बिल्कुल 20% लोग बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ धार्मिक बिल्कुल। आधार पर, और अगर वो लेकिन अपने लोगों को संगठित करती है, और जो ठीक है। अभी जातिगत बातें हो रही थी भविष्य जी, कि जो समाजवादी पार्टी है वो ओबीसी के नाम पर सिर्फ यादव को ही तो प्रमोट करती है। अभी जी। उन्होंने बहुत सारी जातियां गिनाई। आप भी जान रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति में ओबीसी कौन आता है, तो उनकी चीजों को इस तरीके से ढक कर हम नहीं बात कर सकते हैं। अगर हम जी। बात करते हैं अरे तो सारी भाई, बातें अरे सामने रुद्र आएंगी। जो प्रताप भी सिंह, राजनीतिक दल है उसी तरीके रुद्र से प्रताप राजनीति जी, करेंगे जो उनको सूट कर रहा है। रुद्र प्रताप जी, जल्दी से राकेश जी जवाब दीजिए, रुद्र उसके बाद प्रताप संदीप जी जी आपके पास कैसी आ रहा बातें कर रहे हैं? लग रहा है हूं। जी भाजपा जल्दी में से। प्रवक्ता की पूरी कमी कर दी आपने पूरे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, त्यागी त्यागी जी, रुद्र प्रताप सिंह जी ने भाजपा के प्रवक्ता की पूरी कमी कर दी है, ठीक है, इसलिए भाजपा को पूरा डिफेंड किया है। अरे आपको, आप यहीं पर देख लीजिए, आपके आपके साथ में डिबेट में प्रजापति कुमार समाज का व्यक्ति बैठा हुआ है, यादव समाज का व्यक्ति नहीं बैठा हुआ। अरे ये तो पहली बार, एक बार की बात है। कैसी अगर बातें आप कर रहे हैं आप? आज की 20 प्रजापति समाज डिबेट का उठा के देखेंगे व्यक्ति तो आपसे उसमें डिबेट आप इकलौते निकलेंगे, आप कर इकलौते रहा है। निकल जाएंगे। चलिए ठीक बात है ये सर, है, मेरा अगर आखिरी आप इस सवाल, तरह से मैं एग्जाम्पल दे क्लोजिंग देंगे एक सवाल ले रहा प्रवक्ताओं हूं, के। और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब तमाम तर्क आए, लेकिन संदीप जी महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि चुनावों से पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी अपने 20% वोट बैंक के ध्रुवीकरण को लेकर अपने सियासी दांव चले, या बीजेपी जो वो कहते हैं कि भाई 80%, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनावों से पहले या चुनावों के आसपास जो ये धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसमें अब यूनिवर्सिटीज क्यों जंग का अखाड़ा बन रही हैं, क्यों सियासत की प्रयोगशाला बन रही हैं, इस पर भी तो किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी ना। देखिए त्यागी जी, एक तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये 80-20 का नारा किसने दिया था। ये 80-20 का नारा बीजेपी ने दिया था, और ये नारा बिल्कुल सही नहीं है। नारा इसलिए सही नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव एक हिंदू हैं, यादव समाज से आते हैं, और वो उनकी सीटें ज्यादा आई। इसका मतलब खाली 20% वालों ने तो नहीं पता बनाया, उन्हें त्यागियों ने भी वोट दिया होगा, उन्हें ठाकुरों ने भी वोट दिया होगा, उन्हें जाटों ने भी वोट दिया होगा, तब जाकर के उनकी सीटें ज्यादा आई। फिर हमें ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी
कि बीजेपी का वोट क्यों खिसक रहा है, चिंता क्यों हो रही है। वोट इसलिए खिसक रहा है और मुसलमान खिसक नहीं रहा है, ये भी हमें पता है, क्योंकि वो जी पहले से उनके साथ नहीं है। खिसक रहा है राजपूत समाज के पूरन सिंह जो किसानों के बड़े नेता है, जगह-जगह उन्होंने रैलियां की कि ये यूजीसी लेकर आए, ये हिंदुओं को एक करने चले थे और हमें जातियों में बांटने चले हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। खिसक रहा है त्यागी समाज, खिसक रहा है ब्राह्मण समाज। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी बीजेपी को, जो उनकी कोर नारे लगाने वाली जातियां थी, जो उनका झंडा उठाने वाली जातियां थी, जो उनकी गलत जी बातों पे भी लड़ने वाली जातियां थी, आखिर वो खिसक रही हैं। और ये हुआ क्यों? ये एक नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हुआ। एक्सपेरिमेंट ये था कि भाई अब हमारी सीटें कम हो रही है, लोकप्रियता घट रही है, तो गोल पे पोस्ट चेंज कर लिया जाए। अब ये जो स्वर्ण जातियां हैं, इनका इतना वोट नहीं पड़ता, इनको किनार किया जाए, एससी जी एसटी और ओबीसी का मसीहा बना जाए। और वो एससी एसटी ओबीसी का मसीहा बनने के चक्कर में यूजीसी का जिक्र हुआ, लेकिन वो बैकफुट पर जाना पड़ा, वो सेल्फ गोल हो गया। और ऐसे में आज स्थिति ये है कि किस तरीके से वोट बढ़ाया जाए, किस तरीके से फिर से पार्टी में वो जान डाली जाए और किस तरीके से 80-20 को मजबूत किया जाए। ठीक है राकेश प्रजापति जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिएगा। भाई समाजवादी पार्टी को भी तो तय करना होगा अपनी जिम्मेदारी, या फिर चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी या फिर और कोई राजनीतिक दल, सियासी फायदे के लिए क्या अब राजनीतिक दल शिक्षण संस्थानों को भी राजनीतिक प्रयोगशाला बना देंगे? 30 सेकंड में जवाब सर, जल्दी से राकेश जी। समाजवादी पार्टी कभी भी किसी शिक्षण संस्थान को राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहती। ठीक है, इस तरीके की धार्मिक गतिविधियां अगर किसी के द्वारा की जाती है तो भाजपा के द्वारा की जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म केवल जब भाजपा आई है तब से ये धर्म की राजनीति शुरू हुई। पहले आपने कभी वरिष्ठ बैठे हुए हैं शिवाजी सरकार जी, उन्होंने पूरा बताया कि पहली बात तो हिंदू पार्टी कांग्रेस थी, ये लोग नहीं थे तो क्या हिंदू नहीं था? हिंदू तब भी था ना, भाजपा नहीं थी तो क्या हिंदू नहीं था? हिंदू था। लेकिन आज के इनका परसेप्शन चेंज हो गया, इन्होंने हिंदू का परसेप्शन चेंज कर दिया, पर हिंदू का परसेप्शन ये कर दिया कि अपने फायदे के लिए तब चाहे तो लोगों को हिंदू ठीक बना है सर, देते ठीक है। हैं। उसके बाद शिवाजी सरकार साहब 10 सेकंड सर, क्लोजिंग रिमार्क रुद्र प्रताप जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए। शिवाजी सरकार जी, आपका प्रश्न क्या है? जी सर बोलिए, इसी सवाल के साथ। हाँ, हेलो, आ रही है आवाज जी ना? जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, सीधी सी बात है, कैंपस में ऐसा नहीं है कि राजनीति नहीं हुआ करती, होती है। आज से नहीं, 60 के दशक से तो हो ही रही है। कैंपस में राजनीति होती है, कैंपस में हर तरह के लोग बच्चे आते हैं, सब कुछ होते हैं। कैंपस में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग डिबेट सेमिनार्स होते हैं, बच्चे उसमें भी जाते हैं। कैंपस में बड़े बड़े नेता आते हैं, बच्चे उसमें भी जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लड़ते नहीं हैं, साथ बैठते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। जी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव भी लड़ते हैं, शाम को बैठ के चाय भी साथ पीते हैं। ये परंपरा रही। लेकिन ठीक है सामान्य रुद्र हमारी प्रताप ये जी, 10 सेकंड सामाजिक आपके परंपरा। पास। क्या अब ये इंस्टीट्यूशंस धार्मिक ध्रुवीकरण का अड्डा राजनीतिक दलों के लिए बन गए? क्लोजिंग रिमार्क 10 सेकंड सर। जी भविष्य जी पूरी तरह से बन गए हैं और राजनीतिक पार्टियां सारा प्रयोग वहीं से शुरू करती हैं और माहौल वहीं से बनाने की कोशिश करती हैं कि अगर वो माहौल बन जाएगा तो उस माहौल को लेकर के वो आगे जाएंगे, अगर वो माहौल नहीं बनता है तो नए माहौल की तरफ वो चले जाते हैं, क्योंकि युवाओं के पास उनके लिए मौका होता है। वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार में जाते हैं, तो इसलिए उस चीज का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के अनुसार उसी तरीके से कर रही है। और ये पूरा मामला बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय समाप्त, माफी के साथ रोक रहा हूं। संदीप चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश प्रजापति जी, शिवाजी सरकार, रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जो स्थिति लखनऊ यूनिवर्सिटी में बनी है उसमें एक धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत भी देखने में आई है, लेकिन सवाल प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अब भी उठ रहा है कि आखिर क्यों, जब मस्जिद वहां पर सील की गई तो आखिर अचानक क्यों की गई, क्यों छात्रों को और एसआई को, जो एसआई ने संरक्षित जिस बिल्डिंग को कर रखा है, आखिर उस पर अचानक क्यों नोटिस लगाकर ये एक्शन ले लिया गया। लेकिन अब जब हिंदुवादी संगठनों से जुड़े छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया है तो इस मामले को हवा और ज्यादा मिली है और इस पर सियासत और ज्यादा हो रही है और आगे कितना मामला जाएगा इस पर नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल रुक रहे कुछ देर के लिए, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल,
सबका राजा आर प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। मेरे पास है आर प्योर पाव भाजी का मसाला। आर प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। डीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।